India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आसाराम के खिलाफ राजस्थान सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग का किया विरोध। कहा, इलाज के बहाने आसाराम हिरासत का ठिकाना बदलने की कोशिश में लगे। अमरावती से सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज। राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। कोर्ट ने अब फर्जी सर्टिफिकेट को जमा करने का दिया निर्देश। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक मंदिरों और स्मारकों की देखरेख के लिए विरासत आयोग के गठन का दिया निर्देश। कहा, मंदिर की जमीन मंदिरों के पास ही रहे। केरल हाईकोर्ट का होम्योपैथिक डॉक्टरों पर फैसला। कहा, कोविड रोगियों के इलाज के लिए होम्योपैथी पर कोई प्रतिबंध नहीं। कोविड की एड ऑन दवाइयां लेने की सलाह दे सकते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू के चिकित्सा उपचार को आगे बढ़ाने के लिए सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग वाली याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में खारिज किए जाने के बाद आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। राज्य सरकार ने आसाराम बापू के इस आवेदन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। राजस्थान राज्य ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपने जवाब में कहा कि आसाराम बापू का गलत मकसद है और वह चिकित्सा उपचार की आड़ में अपनी हिरासत की जगह बदलना चाहते हैं। हलफनामे में कहा गया कि आरोपी याचिकाकर्ता परोक्ष उद्देश्य से चिकित्सा उपचार के बहाने अपनी हिरासत के स्थान को बदलने का प्रयास कर रहा है और ऐसा परिवर्तन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आरोपी ने जानबूझकर गांधीनगर और जोधपुर में लंबित मुकदमे में देरी की। वे दुर्भावना से ऐसी दलीलें दे रहे हैं और ऐसे में जहां पर वह स्थिर और फिट हैं। राज्य द्वारा आगे ये भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने आयुर्वेदिक केंद्र में इलाज के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि एलोपैथिक उपचार के लिए जमानत मांगने वाली उसकी पिछली याचिका खारिज कर दी गई है। चिकित्सा उपचार की आड़ में उसकी सजा को निलंबित करने का ये तीसरा प्रयास है। एम्स जोधपुर द्वारा जारी 21 मई 2021 की मेडिकल रिपोर्ट पर विश्वास जताते हुए एफिडेविट में कहा गया है कि मरीज ने लगातार असहयोग किया है। उसने दवा और इंजेक्शन लेने से इनकार कर दिया था। हलफनामे में कहा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप आरोपी के सुपर स्पेशलिटी उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने मंगलवार को उपस्थित अधिवक्ताओं को सूचित किया कि उन्हें राजस्थान राज्य की ओर से सुबह तत्काल उत्तर प्राप्त हुआ और इसीलिए मामले की शुक्रवार तक इसको स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 यदि आरोपी अपना अधिकार छोड़ता है और ऐसे में तो प्रतिबंधित वस्तुओं की तलाशी के दौरान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। डिवीजन बेंच जस्टिस सुरेश कुमार कैद की सिंगल बेंच द्वारा किए गए एक संदर्भ का जवाब दे रही थी, जिन्होंने इस मुद्दे पर 2 विरोधाभासी फैसलों को देखा जो हाईकोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा दिए गए थे। इस मामले में कई और फैसले भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि इनोसेंट उजोमा बनाम राज्य के मामले में जस्टिस विभू बाखरू ने कहा है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अभियुक्त की इच्छा पर निर्भर करती है और ऐसे में वैभव गुप्ता बनाम राज्य के मामले में हालांकि हाईकोर्ट ने माना है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ही धारा 50 का अनुपालन करना और भले ही आरोपी ने इनकार कर दिया हो फिर भी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी ली जानी चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक बार एनडीपीएस एक्ट के तहत एक संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाता है, लेकिन वो उस अधिकार का प्रयोग नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो अधिकार प्राप्त अधिकारी ऐसे संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए बिना उसकी तलाशी ले सकता है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर सिंगल बेंच के संदर्भ का जवाब देते हुए कहा, एनडीपीएस एक्ट की धारा 50(1) में कहा गया है कि जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तो वो यदि ऐसा व्यक्ति चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास अनावश्यक देरी के बिना ले जाएगा। ये तय कानून है कि किसी भी नार्कोटिक्स ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रखने के आरोपी या संदिग्ध की किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के वैधानिक अधिकार के बारे में सूचित करने के अधिकार, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो अनिवार्य है। डिवीजन बेंच के समक्ष सवाल ये था कि क्या संदिग्ध आरोपी द्वारा इस अधिकार को छोड़ देने के बाद भी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जानी चाहिए। बेंच ने विजय सिंह चंदूभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य में सुप्रीम कोर्ट के एक संवैधानिक बेंच के फैसले पर भरोसा किया, जहां ये माना गया था कि संदिग्ध प्रावधान के तहत उसे प्रदान किए गए अधिकार का प्रयोग करना चुन सकता है या नहीं चुन सकता है। इस पृष्ठभूमि में डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया था। डिवीजन बेंच जस्टिस सुरेश कुमार कैद की सिंगल बेंच द्वारा किए गए एक संदर्भ का जवाब दे रही थी, जिन्होंने इस मुद्दे पर 2 विरोधाभासी फैसलों को देखा जो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा दिए गए थे। इनोसेंट ओजोमा बनाम राज्य के मामले में जस्टिस विभू बाखरू ने कहा कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अभियुक्त की इच्छा पर निर्भर है। वैभव गुप्ता बनाम राज्य के मामले में हालांकि हाईकोर्ट ने माना था कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का अनुपालन अनिवार्य है, भले ही आरोपी ने इनकार कर दिया हो, फिर भी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी ली जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। कोर्ट की ओर से नवनीत राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने अब फर्जी सर्टिफिकेट को जमा करने के लिए कहा है और साथ ही साथ ऐसे में अब उनकी सांसदी पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि अमरावती लोकसभा सीट सुप्रीम कोर्ट के लिए आरक्षित है। अमरावती से लोकसभा की सांसद नवनीत कौर राणा की जाति प्रमाण पत्र को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल ने नवनीत कौर राणा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आनंद राव अडसुल ने कोर्ट में दावा किया था कि उनका जाति प्रमाण पत्र जाली है। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति वी.जी. बिस्ट की पीठ ने राणा को महाराष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण को जुर्माने के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया और प्रमाण पत्र सरेंडर करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। अमरावती संसदीय सीट आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। नवनीत कौर राणा यहां से चुनाव लड़ी और जीत हासिल की थी। आनंद राव का आरोप था कि नवनीत कौर राणा ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत हासिल की थी। एडवोकेट कोडे ने दावा किया कि ये दस्तावेज जाली है। दस्तावेज पर अलग अलग जगहों पर स्याही के अलग रंग का प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि खालसा कॉलेज के अधिकारियों ने सतर्कता सेल के अधिकारी का निरीक्षण करने से इनकार कर दिया और केवल उनके रजिस्टर की फोटोकॉपी दी। महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राणा 2019 में एनसीपी के समर्थन से तत्कालीन शिवसेना सांसद आनंद राव अडसुल को हराकर लोकसभा सांसद चुनी गई। कोर्ट ने कहा, चूंकि प्रतिवादी यानी राणा ने फर्जी दस्तावेज पेश करके फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और जाति जांच समिति ने फर्जी तरीके से उक्त जाति प्रमाण पत्र को मान्य किया, ऐसे जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए और जब्त किया जाए। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरीके से धोखाधड़ी से प्राप्त प्रमाण पत्र को रद्द करने पर कानून के सभी प्रमाणों का पालन किया जाएगा। पीठ ने अंत में जांच समिति से कहा कि जाति प्रमाण पत्र को मान्य करने से पहले उसे अधिक सतर्क और सावधान होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।
तमिलनाडु में ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व वाले सभी संरचनाओं, स्मारकों, मंदिर, प्राचीन वस्तुओं की पहचान, जीर्णोद्धार, मरम्मत कार्यों की निगरानी और उनके रखरखाव पर मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 17 सदस्यीय विरासत आयोग का गठन करने का भी आदेश दिया है। पीठ ने कहा है कि सरकार 2 महीने के भीतर 17 सदस्यीय विरासत आयोग का गठन करे। साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि केंद्रीय अधिनियम में या राज्य अधिनियम के तहत अधिसूचित किसी भी स्मारक, मंदिर, मूर्तिकला की कोई संरचनात्मक परिवर्तन या मरम्मत आयोग की मंजूरी के बिना नहीं होनी चाहिए। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य को 75 निर्देशों का एक सेट जारी किया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में प्राचीन मंदिरों और प्राचीन स्मारकों का रखरखाव उचित ढंग से हो। 224 पन्नों के एक फैसले में जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस पीडी आदि के सवालों के खंडपीठ ने कहा, भव्य प्राचीन मंदिरों और प्राचीन स्मारकों के संरक्षक कम परेशान हैं और हमारी मूल्यवान विरासत किसी प्राकृतिक आपदा या विपदा के कारण नहीं, बल्कि जीर्णोद्धार की आड़ में लापरवाह प्रशासन और रखरखाव के कारण बिगड़ रही है। कोर्ट ने प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों के रखरखाव के लिए पर्याप्त कार्य नहीं करने के लिए HR&CE और पुरातत्व विभागों की आलोचना की। कोर्ट ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि प्रमुख मंदिरों की आय के बावजूद HR&CE विभाग ऐतिहासिक मंदिरों और मूर्तियों के संरक्षण में सक्षम नहीं है, जिनकी बाजार में उनकी उम्र के कारण एंटीक वैल्यू है। राज्य के कुछ मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कई मंदिरों में 2000 साल या उससे भी बहुत पहले निर्मित है और वे खंडर हो चुकी है। न तो पुरातत्व विभाग और न ही HR&CE विभाग ने उनकी पहचान करने और उनकी रक्षा करने में रुचि दिखाई है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि मंदिर की भूमि हमेशा मंदिरों के पास ही रहनी चाहिए और राज्य सरकार या HR&CE विभागों को दानदाताओं की रक्षा के विपरीत ऐसी भूमिका को अलग नहीं करना चाहिए या देना नहीं चाहिए। न्यायालय ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश पारित किए, जिससे हिंदू रिलीजियस एंड कल्चरल एंडाउमेंट एक्ट यानी HR&CE एक्ट के तहत मंदिरों के प्रशासन में व्यापक सुधार हो सके। अदालत ने अधिकारियों को मंदिर की जमीन पर लीज होल्ड और अतिक्रमण का जायजा लेने के भी निर्देश दिए। बकाया किराया वसूली और अतिक्रमण कार्यों को बेदखल करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। संरक्षित क्षेत्र, पुरातात्विक स्थलों, मंदिर की भूमि आदि के अतिक्रमण और अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाए। मंदिर के धन का उपयोग सबसे पहले उन मंदिरों पर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने HR&CE विभाग को मंदिर की संपत्ति के उचित ऑडिट के लिए भी निर्देश दिए। अदालत ने HR&CE एक्ट के तहत एक विशेष न्यायाधिकरण के गठन का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिग्रहण के लिए मंदिर की भूमि पर सार्वजनिक उद्देश्य सिद्धांत को लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि समुदाय के हित आम तौर पर ऐसी भूमि के साथ शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कोर्ट ने यह भी कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा विज्ञापन, होम्योपैथिक चिकित्सक पेशेवर आचरण शिष्टाचार और आचार संहिता विनियम 1982 के तहत होम्योपैथिक केंद्र परिषद अधिनियम 1973 की धारा 33 और 24 के तहत निषिद्ध है। भारत में होम्योपैथी प्रणाली वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। याचिका में तर्क दिया गया कि कैसे होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 भारत में होम्योपैथी की प्रणाली को मान्यता देता है और धारा 26 पंजीकृत पेशेवरों को देश के किसी भी हिस्से में होम्योपैथी का प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत करती है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 की धारा 58 ने केंद्र को 1973 के अधिनियम को निरस्त करने की अनुमति दी और धारा 34 के अंदर प्रावधानों है कि जिसे व्यक्ति का नाम राज्य रजिस्टर या फिर केंद्रीय रजिस्टर में दर्ज है और ऐसे में उसे होम्योपैथी का प्रैक्टिस करने का अधिकार भी है। इस प्रकार ये चिकित्सक परामर्श के अंदर निर्धारित दवाओं को वितरित करने के लिए भी योग्य है। आपको बता दें कि इसी तरह की एक याचिका
अधिवक्ता MS विनीत द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई कि होम्योपैथिक चिकित्सकों को आयुष मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार तुरंत प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए। इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि राज्य चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार अनिवार्य रूप से कोविड-19 रोगियों का इलाज केवल सरकार और सरकार द्वारा अधिकृत लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि इस प्रोटोकॉल के अनुसार आयुष दवाओं का प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स कोविड-19 के इलाज के लिए कोई दवा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाव के अनुसार योग्य चिकित्सक प्रतिरक्षा बूस्टर मिश्रण या टैबलेट लिख सकते हैं। शिवम शर्मा इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे, केरल हाईकोर्ट ने कोविड के इलाज के लिए होम्योपैथिक चिकित्सकों को किस आधार पर छूट दी है? देखिए नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने शुरुआत में ये कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सक होम्योपैथिक दवाओं से कोविड-19 रोगियों का किस हद तक इलाज कर सकते हैं। देखिए, न्यायमूर्ति एन नागरेज ने एलोपैथिक चिकित्सकों के पक्ष में फैसला सुनाया कि एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक कोविड-19 से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवाएं दे सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें संबंधित अधिकारियों के अनुमोदन और रोगी अभिभावक की सहमति से दिशा निर्देश द्वारा अधिकृत एड ऑन दवाएं लिखने की अनुमति है। ये याचिकाकर्ता द्वारा इस बात को प्रकाश डालने के बाद आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए होम्योपैथिक चिकित्सकों के अधिकार को बरकरार रखा है। देखिए, मैं आपको नेहा जी ये भी बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने यह भी कहा है कि होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा विज्ञापन, होम्योपैथिक चिकित्सक पेशेवर आचरण, भ्रष्टाचार और आचार संहिता विनियम 1982 के तहत होम्योपैथिक केंद्र परिषद अधिनियम 1973 के तहत 33 और 24 की निषिद्ध है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शिवम शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक याचिकाकर्ता को दी गई सजा को रद्द करते हुए दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है, जिनका पालन एक आरोपी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने के मामले में करना होगा। इस आपराधिक रिवीजन याचिका में याचिकाकर्ता को केरल प्रिवेंशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक मीटिंग एक्ट की धारा 35 के तहत स्कूल प्रवेश उत्सव के जुलूस में बाधा डालने और कुछ स्वयंसेवकों पर हमला करने के लिए दोषी ठहराया गया था। याचिका में तर्क दिया गया कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को उपरोक्त अपराधों के लिए सिर्फ प्लीडिंग गिल्टी के आधार पर ही दोषी ठहराया था। आरोप है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई ये प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध थी। सीआरपीसी की धारा 240 और 241 में निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया ये स्पष्ट करती है कि प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर किसी आरोपी को दोषी ठहराना मात्र एक औपचारिकता नहीं है। नतीजतन अदालतों के लिए एक आरोपी की प्ली ऑफ गिल्टी पर कार्रवाई करने से पहले निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। न्यायमूर्ति VG अरुण ने कहा है कि अर्जी काफी लापरवाही से दर्ज की गई थी। आरोपी द्वारा दिए गए उत्तरों की प्रश्नावली की जांच के बाद एक पेटेंट दोष सामने आया है। सीआरपीसी की धारा 243 में कहा गया है कि आरोपी की स्वीकृति को उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों में दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केवल होठों से बुदबुदाना या फिर एकाक्षरी हाँ को अभियुक्त द्वारा अपराध को स्वीकार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इस तरह का अवलोकन इसलिए किया गया है क्योंकि एक अभियुक्त की दोष सिद्ध सिर्फ उसकी प्ली ऑफ गिल्टी पर आधारित होती है और उसके परिणाम स्वरूप उसके खिलाफ मुकदमा चलाए बिना ही उसे सजा और दंड दे दिया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता कमल जैन को उसके और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ डिड द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के कॉपीराइट का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट FIR के संबंध में 1 जुलाई 2021 तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। बांद्रा में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डिड्डा के लेखक आशीष कौल की शिकायत के आधार पर ही खार पुलिस स्टेशन को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कौल का दावा था कि रनौत ने उनके भरोसे का उल्लंघन किया और पूरी तरह से कपटपूर्ण तरीके से अपने कानूनी अधिकारों का उल्लंघन भी किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.